हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी। आपको पता है कि चैप्टर हमारा 4 चल रहा है, वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको इसमें चैप्टर 4 में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 4 पर। जैसे कि आपको पता है कि मैं जो आपका सिलेबस होता है कम क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कराती हूँ ताकि आपकी थ्योरी, बॉडी पार्ट और स्ट्रक्चर वगैरह वो सभी कंप्लीट हो जाएं। अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन पे। डीएनए पैकेजिंग से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियोसोम की संरचना को भी समझाइए। क्या गुणसूत्र डीएनए के कार्य को बताइए। मतलब हमें इसमें जो डीएनए के जो कार्य होते हैं हमें उसके बारे में बताना है। और न्यूक्लियोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी, आपको न्यूक्लियोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको चैप्टर 1, 2, 3 आपके नए हुए हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको टू द पॉइंट वीडियो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने आंसर पे। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जो हमारा शरीर होता है उसमें जो गुणसूत्र की संख्या हमें 46 देखने को मिलेगी, जबकि जनन कोशिकाएं जैसे मनुष्य के शुक्राणु व अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। मानव के शरीर में 46 और स्पर्म या अंडाणु या गुणसूत्र हमें इसमें ये 23 जोड़ी देखने को मिलेगी। ये हमारा डीएनए पैकेजिंग कहलाएगा। अब हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर की वह द्विवृत्त कोशिका में नाइट्रोजन क्षार की संख्या 6 फैलिन AX 10⁹ होती है। इस प्रकार एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 6 गुणा 10⁹ गुणा 3.4 गुणा 10⁻10 2 मीटर के समथिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, आप अगर आपको ये जो बायोडाटा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार गूगल करके आप अपने आप को समझ सकते हैं। और मैं आपके लिए बता रही हूँ, इसमें एक कोशिका में डीएनए की लंबाई को दर्शाया है कि वो इतने से इतने बड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं आगे। यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इस न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण गुणसूत्रीय डीएनए तथा विशेष प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये कोशिका के केंद्रक में क्रोमेटिक जाल के रूप में पाया जाता है। इसमें 40% से न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है। मतलब जो हमें पहले 40% था वो हमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए आरएनए में पाया जाता है, जो 40%। जबकि इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन 60% होते हैं और ये हिस्टोन या नॉन हिस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। मतलब हमारे जो डीएनए पैकेजिंग है हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग में भाग लेने वाले कौन कौन से घटक हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि डीएनए पैकेजिंग फर्स्ट पार्ट न्यूक्लिक अम्ल एंड प्रोटीन को हमने 2 भागों में बांटा। न्यूक्लिक अम्ल को डीएनए 40% और आरएनए 1%, और प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन 50% और 8.5%। ये इन दोनों को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है, दोनों को आपस में इनको प्रकार से बांट दिया है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लिक एसिड। ये गुणसूत्र का मुख्य, आप देख सकते हैं कि ये आपको डायग्राम दिखाएंगे कि उसमें हमें मुख्य घटक देखने को मिलेगा। ये गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है जो डीएनए व आरएनए से मिलकर बना होता है। इसकी मात्रा लगभग 40% होती है और फॉस्फेट आयन की उपस्थिति के कारण ये न्यूक्लिक अम्ल ऋणावेशित होते हैं। मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल जो
उपस्थित देखने को, फॉस्फेट आयन की उपस्थिति में जो न्यूक्लिक अम्ल देखने को मिलता है, हमें वो ऋणात्मक देखने को मिलता है। ये न्यूक्लिक अम्ल हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक प्रोटीन अम्ल बनाता है, मतलब DRNP डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक प्रोटीन बनाता है। ये हमें न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ये प्रोटीन भी कोशिकासूत्र या डीएनए पैकेजिंग का मुख्य घटक होती हैं और डीएनए के साथ जुड़कर क्रोमैटिक तंतु का निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन प्राय निम्न दो प्रकार की होती हैं। हमें ये भी दो प्रकार की देखने को मिलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आपको पहले चार्ट में इधर देखने को मिला ही था कि आपने किस तरीके से इसे डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस चैप्टर को सीरियस लीजिएगा, क्योंकि हमें इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हमारे जीवन में भी इससे काफ़ी अनुभव देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हमने इन्हें पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये क्षारीय अमीनो अम्ल जैसे लाइसिन, आर्जिनिन से मिलकर बने होते हैं। ये धनावेशित होते हैं और मात्रा यूएरिटिक कोशिका में 50% होती है। ये निम्न 5 प्रकार के होते हैं, मतलब जो ऋणावेशित हमें देखने को मिलते हैं, इसकी मात्रा यूकैरियोट कोशिका में 50% होती है। 50%। अब हम इसके जो 5 प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। H1, H2BA, H2BB, H3, H5। ये हमने इनको हिस्टोन प्रोटीन को 5 भागों में डिवाइड किया। अब हम बात करते हैं सेकंड, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन भी गुणसूत्र में पाई जाती हैं। इनका निर्माण अम्लीय अमीनो अम्ल जैसे टायरोसिन तथा ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन में देखने को मिलेगा, जैसे कि हम आगे आपके सामने डायग्राम में बात करेंगे। टायरोसिन से ये मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटीन धनावेशित होते हैं और इनकी मात्रा लगभग 0.5% होती है। ये प्रोटीन डीएनए के द्विगुणन व अनुलेखन में मदद करते हैं। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम न्यूक्लियोसोम की संरचना के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोसोम क्या है, इसकी संरचना क्या है, हम उसको विस्तार से देखेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर। प्रत्येक डीएनए 100 मिलियन नाइट्रोजन क्षार वाले डीएनए खंडों से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो हमारा न्यूक्लियोसोम बनता है वो उसमें प्रत्येक गुणसूत्र 100 मिलियन के नाइट्रोजन क्षार से खंडों से मिलकर बने होते हैं। ये डीएनए खंड न्यूक्लियोसोम खंड द्वारा परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सन 1881 में ब्रैडबेरी नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियोसोम की संरचना को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था। जो हमारे ब्रैडबेरी हैं उन्होंने न्यूक्लियोसोम की संरचना को बताया था। अब हम इसकी बारे में बात करेंगे। जैसे गुणसूत्र के छोटे छोटे खंड जो कि न्यूक्लियोसोम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहलाते हैं। मतलब जो हमारे गुणसूत्र छोटे छोटे खंडों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। हमने इसको विस्तार से बताया किसने बनाया और कैसे क्या किस किस गुणसूत्रों से बनता है। हम इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो पहले मैंने जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी 10th 12th की, तो उस टाइम मैं इसे डायग्राम बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ अलग से लगाया है। आप देख सकते हैं कि डीएनए के अणु पहले आपको इस तरीके से क्रॉस कर लेना है, फिर आपको इनमें H2A, H3, H2B जो हिस्टोन प्रोटीन के जो 5 भाग थे आपको इनमें डिवाइड कर देना। डीएनए हेलिक्स, ये हमें जो श्रृंखला जा रही है वो डीएनए लिंकर, ये हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर आपको करना है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूँ,
जैसे कि मैं आपके लिए डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, जैसे कि आपको इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हैं और आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से घुमा के लेके जाना है और आपको ये डीएनए लिंकर बताना है कि हमें ये डीएनए लिंकर का कार्य करते हैं और हमें ये हिस्टोन प्रोटीन और ये जो बाहर की स्पेस होती है वो डीएनए हेलिक्स कहलाती है। डीएनए हेलिक्स अब आप इसी तरीके से इसे दिखा सकते हैं और ये हमारी प्रोटीन होती है। ये हमें न्यूक्लियो मॉडल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और आपके लिए इसमें अंदर हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगी। अब हम इसकी संरचना के बारे में, निम्न प्रकार की जो संरचना है उनके बारे में बात करेंगे टू द पॉइंट। आपको जो भी डायग्राम में समझ में नहीं आता है वो आप इन टू द पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक न्यूक्लियोसोम गुणसूत्र का एक खंड होता है। मतलब जो प्रत्येक गुणसूत्र है वो न्यूक्लियोसोम के खंडों से होता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। अब हम इसकी सभी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम मोती के रूप में होते हैं। फोर्थ, इसके केंद्रीय भाग में प्रोटीन के 8 अणु पाए जाते हैं तथा 9वें अणु केंद्रीय भाग के बाहर जुड़ा होता है। मतलब जो इसमें अणु जुड़े होते हैं वो 8 अणु जुड़े होते हैं और 9वां केंद्रक के भाग में देखने को मिलता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो अणु हैं उनके बारे में बात की गई है। फिफ्थ, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन के सभी अणु डीएनए के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो डीएनए के साथ जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोसोम की संरचना के संबंधों में वैज्ञानिकों ने निम्न 2 मेंडल मॉडल प्रस्तुत किए हैं। मतलब मेंडल तो मटर वाला था, सॉरी वो गलती से निकल गया, लेकिन जो मॉडल हैं वो प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलोनाइड मॉडल के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जो हमें ब्रैडबेरी ने इनको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम की संरचना के संबंध में कॉर्नवर्गर नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल था प्रस्तुत किया। जो मॉडल, मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। जो मॉडल था उन्होंने प्रस्तुत किया न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जाना जाता है। मतलब जो कॉर्नवर्गर ने भी जो मॉडल दिया था वो भी न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार क्रोमैटिन में मोती की माला की तरह बहुत सी संरचनाएं पाई जाती हैं। जो क्रोमैटिन होती हैं उसमें मोती आकार की संरचना देखने को मिलती है। इन संरचनाओं को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट, प्रत्येक न्यूक्लियोसोम डिस्क या विस्तृति के समान होता है। इसका व्यास 110 एंगस्ट्रॉम होता है। डिस्क या विस्तृति के रूप में देख सकते हैं और इसका जो विस्तार हमें ये 110 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर। न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन के रूप में NH2, AH2, VH3 व H4 के दो अणु पाए जाते हैं, जबकि H1 प्रोटीन न्यूक्लियोसोम के बाहर पाए जाते हैं। मतलब ये दोनों जो हमें 4 अणु हैं इनके हमें 2 रूप देखने को मिलते हैं और प्रोटीन न्यूक्लियोसोम से बाहर खड़ी होती है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में आपके साथ देखा था। इसके जो अणु हैं ये हमें इसके डबल अणु देखने को मिलते हैं और जो प्रोटीन हमें बाहर के रूप में देखने को मिलती है। ये बाहर खड़ी रहती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ऐसा भी पढ़ा के क्या करूँगी जो किसी के समझ में ना आए। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम की 4 ओर डीएनए लिपटे रहते हैं और ये 1 से 3/4 कुंडल बना लेते हैं।
कुंडल जो बनाते हैं, जो 1 से 3/4 का हिस्टोन प्रोटीन पर धनावेशित होता है, जबकि डीएनए के ऋणावेशित होते हैं, मतलब डीएनए पर ऋणावेशित होता है। फलस्वरूप डीएनए न्यूक्लियोसोम के रूप में मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम को जुड़ने वाला डीएनए लिंकर कहलाता है, जबकि H1 प्रोटीन लिंकर प्रोटीन कहलाता है। जो हमें दोनों को जोड़ता है, न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। हम बात करते हैं इसके बारे में। न्यूक्लियोसोम बराबर प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस लिंकर प्रोटीन। फ्रेंड्स, आपको इस आधार पे आपको शॉर्ट तरीके से आपको याद हो जाएगा कि हमें पूरी डेफिनेशन में क्या लिखा था, न्यूक्लियोसोम की ग्रोथ प्रोटीन, डीएनए और डीएनए लिंकर क्या कार्य करता है, विद डायग्राम के साथ आपको ये शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम H2A, H2B, H3, H4, इनको हमने 13 हेलिक्स डीएनए प्लस H1 प्रोटीन के दो अणु हमने इनके साथ साथ लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं सोलोनाइड मॉडल के बारे में बात करेंगे आपसे। ये हमें विस्तार से देखना है, क्योंकि हमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है, और मैंने अपने जिस टाइम पेपर दिए थे उस टाइम भी फेस किया था। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी बेस पे। सोलोनाइड मॉडल को एरन क्लग नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। फ्रेंड्स, जो बायोलॉजी में जो वैज्ञानिकों के नेम होते हैं, पहली बात तो आप बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो। अगर आपको मेरी तरफ से कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एरन क्लग, क्योंकि इनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आप इनको वैज्ञानिकों के नाम पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये मॉडल न्यूक्लियोसोम मॉडल की तरह होते हैं, परंतु क्रोमैटिन की संरचना इस मॉडल के अनुसार जटिल होती है। इसमें न्यूक्लियोसोम रस्सी की तरह ऐंठकर अत्यधिक कुंडलित होते हैं, और ये 30 नैनोमीटर मतलब 10-9 मीटर खोखले तंतु जैसी दिखाई देते हैं। मतलब इसमें जो 10 की घात जो 9 होते हैं वो हमें खोखले तंतु दिखाई देते हैं। इसकी प्रत्येक कुंडल में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, और डीएनए अणु लगभग 40 गुना संघनित होता है। इस प्रकार क्रोमैटिन की ये संरचना अति कुंडलित सोलोनाइड कहलाती है, सुपर कोल्ड सोलोनाइड्स कहलाती है। फ्रेंड्स, आपकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब आप इसका डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि हमें ये प्रोटीन देखने को मिली, जो ये हमें ऐंठी हुई तंतु दिखाई देती है, ये प्रोटीन होती है, और हमें इसके न्यूक्लियोसोम के 6 अणु प्रोटीन अब उसके बाहर ना होकर वो तंतु पे चिपकी हुई है, और हमें इस न्यूक्लियोसोम के 6 अणु देखने को मिलते हैं। डीएनए काम करता है। फ्रेंड्स, आपको इसके साथ इस थ्योरी से आप इस डायग्राम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जो हमें एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र, क्रोमैटिन तंतु, डीएनए के कार्य क्या होते हैं। हम इनके बारे में आपसे बात करेंगे कि गुणसूत्र और तंतु डीएनए के कार्य क्या क्या हैं। जैसे कि ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उनका कार्य ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। सेकंड, ये गुणसूत्र जीवों के विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायक होती हैं। लिंग गुणसूत्र जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। फोर्थ, ये गुणसूत्र कोशिका विभाजन तथा कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इन गुणसूत्रों पर जीव पाए जाते हैं जिनकी संरचना व स्थान बदल जाने से जीवों में विभिन्नताएं आ जाती हैं। फिफ्थ, ये प्रोटीन निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं, और ये द्विगुण द्वारा जीवन की तुरंतता बनाए रखते हैं। मतलब द्विगुण की जो क्रिया होती है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं, और ये गुणसूत्र जीवों के विकास में सहायक होते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्रोमैटिन तंतु से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
ये फ्रेंड्स टॉपिक काफ़ी बड़ा था, आप इसको अच्छे से कवर करिए और इसके नोट्स बनाइए ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर सकें। और आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि हमें न्यूक्लियोसोम क्या है और इसकी टिप्पणी कैसे लिखनी है, एग्ज़ाम में हमें अच्छे से इसका परफॉर्मेंस करना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से वीडियो बना सकें और नोट्स बना सकें। फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कोई पढ़ा रहा है या कोई पढ़ रहा है, गलती सभी से हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप अगर गलती दिखती है तो आप मुझे बताइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करिएगा। वैसे मैंने कहीं गलती की नहीं है और अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये देख सकते हैं मैंने डायग्राम भी अच्छे से बनाया है। अगर आप इसकी थ्योरी इस डायग्राम के बेस पर भी लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।